हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नवीन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आने वाली एनडीए की या और भी डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए कि आपकी तैयारियां अच्छी ही चल रही होंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था, दिक् अनुपात और दिक् कौजों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी 3D स्पेस में किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल क्रिएट होता है उसकी कॉस वैल्यू को हम उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस दिक् कौज्या कहते हैं। जैसे मैंने कॉस अल्फा से बताया था, कॉस बीटा और कॉस गामा से, है ना। तो एक क्विक रिवाइज उसका हम देखेंगे। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन था उसे हमने दिक् अनुपात कहा था। इसकी हमने एक डेफिनेशन ली थी कि अगर हमारे पास, है ना, दिक् कौज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, DCS की बात कर रहा हूँ, दिक् कौज्या। दिक् कौज्या में हमने कहा था कि एक्स, वाई और जेड अगर ये एक्सिस है हमारे पास, तो किसी भी लाइन का, ये कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन हो सकती है, मतलब इस वाली लाइन या ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बीटा और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो इसका है गामा। तो इसके बेसिस पर हमने इसके प्रोजेक्शन भी निकाले थे, आपको याद हो पिछले टॉपिक पे, पिछले वीडियो में। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली थी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, अगर यहाँ से इसका वैल्यू, ये इसने ए ट्रेवल किया यहाँ तक, इसने ये प्रोजेक्शन लिया था मैंने इसका, ये इसने बी ट्रेवल किया हुआ है और जेड एक्सिस पे सी, ये मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसे मैंने एल कहा था। और इसी प्रकार कॉस बीटा निकाले थे, कॉस बीटा था बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एम, एंड कॉस गामा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सब निकाल के फाइंड आउट करा के दिखाया था। कॉस अल्फा इक्वल टू एल, कॉस बीटा इक्वल टू एन एंड कॉस गामा इक्वल टू एन, इनको हम दिक् कौज्याएं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको डायरेक्शन रेशो बताए थे। रेशो मैंने आपको बताए थे कि कोई भी अगर हमारे पास ए, बी और सी तीन वैल्यू अगर इस प्रकार ले लें कि अगर L अपॉन ए, M अपॉन बी एंड N अपॉन सी इक्वल टू K है, तो A, B और C इन तीनों को हम डायरेक्शन रेशो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जो है L इक्वल टू के ए है, इसी प्रकार M इक्वल टू के बी है और इसी प्रकार N इक्वल टू के सी है। अगर ये K कोई भी एक कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि L इज़ प्रोपोर्शनल टू A, M इज़ प्रोपोर्शनल टू B एंड N इज़ प्रोपोर्शनल टू C। हमारी दिक् कौज्याएँ, दिक् कौज्या डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल हैं रेशो के, समानुपाती हैं। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशो के समानुपाती होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। एक चीज़ और जो देखने लायक बात ये है कि डायरेक्शन रेशो जो होंगे, रेशो, डायरेक्शन रेशो यूनिक नहीं होते, यूनिक नहीं होते, अद्वितीय नहीं होते, यूनिक नहीं। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते। यूनिक नहीं होते इसका कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है जो हैं वही हों, और भी हो सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशो है 3, 4, 5, तो उसके डायरेक्शन रेशो उसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए 3, 4, 5 अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशो है तो ये आपके लिए 6, 8 एंड 10 भी डायरेक्शन रेशो हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन की यूनिक होती है। अगर कोई एक लाइन अगर किसी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की एंगल क्रिएट कर रही है तो ये उसकी यूनिकनेस है। वो उसकी उस लाइन के अलावा और ऐसी कोई लाइन नहीं हो सकती जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली बनाए। तो यूनिक कौन होगा? तो डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होती है और डायरेक्शन रेशो जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते, नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशो हो सकते हैं। खैर चलिए, इसमें हम बात को आगे बढ़ाएं। जैसे कि मैंने अपने पिछले टॉपिक में आपको, पिछले लेसन में आपको बताया था कि अपन अब इसमें एंगल बिटवीन टू लाइन और प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए एंगल बिटवीन, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच के एंगल की, वो भी 3D में। तो 3D में अगर हम दो लाइनों के बीच का एंगल देखें, है ना, तो सपोज कीजिए हमारे पास ये y एक्सिस,
ये एक्स एक्सेस एंड ये जेड एक्सेस, ये हमारी लाइन नंबर 1, ये हमारी एक लाइन है जो ओरिजिन से मैंने ड्रॉ की है, 0 0 0 ओरिजिन से ड्रॉ की है, और एक ये दूसरी लाइन है ना। ये लाइन जो है ये पॉइंट की लोकेशन है A1 B1 एंड C1, इस वाले पॉइंट की लोकेशन है A2 B2 एंड C2। इसे मैं नाम दे रहा हूँ A और इसे मैं नाम दे रहा हूँ B। तो मेरी पहली जो लाइन है वो है OA लाइन और मेरी दूसरी लाइन है OB लाइन। तो मुझे इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है और इनके बीच में एंगल है थीटा, है ना भाई। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हम पढ़े हैं उस डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इन दोनों लाइनों के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस वाली लाइन की जो डिस्टेंस है वो होगी इस लाइन की डिस्टेंस अंडर रूट इस लाइन की डिस्टेंस OB इक्वल टू अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर, और OA लाइन की जो डिस्टेंस है वो होगी OA इक्वल टू A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर एंड C1 स्क्वायर। और अगर इन दोनों को मैं मिला दूं A और B, इन दोनों को अगर मिला दूं तो मुझे एक नई लाइन मिली है, वो होगी AB, एक न्यू लाइन है। और इस AB लाइन की जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस AB लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट A1 माइनस A2 होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 होल स्क्वायर प्लस C1 माइनस C2 होल स्क्वायर, है ना भाई। तो देखिए मेरे पास मैंने इन दो लाइनों से OA OB से और एक तीसरी लाइन AB से एक ट्रायंगल बना लिया है, वो भी 3D में। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास, इस ट्रायंगल में मुझे OA की लेंथ मालूम है, OB की लेंथ मालूम है और AB की लेंथ भी मालूम है। अब आपको याद हो एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे एंगल निकालने के लिए, जब हमारे पास 3 साइड गिवन हो, जब हमें 3 साइड दी जाए, वैन हमारे पास जब 3 साइड गिवन हो, 3 साइड अगर हमारे पास गिवन है, अगर आपको 3 साइड गिवन है तो आप एक फार्मूला अप्लाई करते थे cos थीटा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो भी आप निकालना चाहें, जैसे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, ऐसा करके कुछ फार्मूला अप्लाई किया था, वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, है ना। चलिए इसको हम आगे बढ़ाएं। हाँ, तो अभी हमें ये वाला एंगल निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास जो होगा वो होगा cos थीटा इक्वल टू, जिस एंगल को हमें निकालना है वो एंगल ये है, इसके सामने ये वाली साइड है और बाकी की 2 साइड ये हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए cos थीटा इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2OA इंटू OB। अब अगर इनकी वैल्यू पुटअप कर ली जाए तो cos थीटा OA इक्वल टू ये और OB इक्वल टू ये, सारी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर एंड माइनस, इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटाऊंगा। हाँ, तो ये माइनस, माइनस के बाद इसे लिखिए AB को, AB हो जाएगा अंडर रूट हटा के A1 माइनस A2 स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 स्क्वायर प्लस C1 माइनस C2 स्क्वायर, है ना भाई, अपॉन 2OA A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर एंड C1 स्क्वायर एंड OB A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। अगर हाँ जी, तो इसे हमने अरेंज कर लिया, ये OA है और ऊपर जो हमने लिखा है वो OA स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये रूट में आएगा, और ये भी OB है, ये भी रूट में आएगा। नाउ इसे अरेंज कर लीजिएगा, इसे होल स्क्वायर से खोल दीजिएगा और कॉमन लेके कट कर दीजिएगा। तो फाइनल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 2, इसे मैंने होल स्क्वायर से लेके खोल दिया है, ओपन कर दिया, तो A1 स्क्वायर इस A1 स्क्वायर से कैंसिल होगा, इसी प्रकार ये वाला A2 स्क्वायर इस A2 स्क्वायर से कैंसिल होगा एंड B1 B2 C1 C2 सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे 2 से कॉमन लेके। तो मुझे जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, एंगल बिटवीन 2 लाइन, यही 2 लाइनों के बीच का एंगल है। अगर आप इसे थोड़ा अरेंज करें, जैसा पिछले टर्न पे हमने देखा था, पिछले वीडियो पे हमने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि L इक्वल टू जो है वो होता है cos थीटा,
L इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास A1 अपॉन ये लिखा हुआ है, A1 अपॉन एंड A2 अपॉन B1 अपॉन एंड B2 अपॉन C1 अपॉन एंड C2 अपॉन, सबको अलग अलग करके सेपरेट कर देंगे हम, सबको सेपरेट करेंगे तो हमको ये जो है A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 1, इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ L1 और A2 को लिख सकता हूँ इसी प्रकार L2। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस थीटा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 एंगल बिटवीन टू लाइन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन के रूप में, और ये अनुपात रेशो के रूप में, के फॉर्म में। ठीक है भाई, नोट कीजिए से। हाँ जी, चलिए। हाँ, इसे और अगर अपन आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, अच्छा एक बात और, अब एंगल तो मैं मालूम चली गया कि एंगल क्या है ना। तो एंगल कॉस थीटा दो फॉर्म में लिखा है हमने, एक लिखा है कोसाइन के फॉर्म में, ये कोसाइन फॉर्म है इसका, कोसाइन फॉर्म, और ये इसका रेशो फॉर्म है। आपको रेशो दे दी जाए तब भी आप बता सकते हो, और अगर आपको कोसाइन दी जाए तब भी आप बता सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्या दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग से निकालें आगे, है ना भाई। चलिए इसको आगे अगर हम देखें, सपोज करें हमारी लाइनें परपेंडिकुलर हैं, है ना, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं या दोनों लाइनें पैरेलल हैं, है ना भाई। तो अगर हमारी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, उस केस में अगर परपेंडिकुलर हैं उस केस में थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है देन कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो उस केस में होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारी दोनों लाइनें, लाइन नंबर 1 OA और लाइन नंबर 2 OB दोनों परपेंडिकुलर हैं तो, या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे ये सब कुछ जाके इधर 0 हो जाएगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो, दोनों लाइन, हाँ तो ये तो रही दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, अगर दोनों लाइनें अगर आपकी परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइनें ऐसी भी हो सकती हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या वो दोनों लाइनें ऐसी भी हो सकती हैं, थीटा इक्वल टू 0, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, है ना। तो उस केस में हमें थीटा जो है वो 0 मिलेगा, और अगर थीटा अगर आप 0 रखोगे तो कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है ना। तो एक कंडीशन तो हमें मिल जाएगी कि L1 M1, है ना, यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहें कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2, और ये 0 है तो यहाँ मैंने 0 रख दिया, एंड cos 0 1, देन L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 इज इक्वल टू 1, है ना भाई। अच्छा एक कंडीशन और है जो इसमें काम करती है, सबसे ज़्यादा यूज़ जिसमें आएगा, उसके लिए हमें इसकी साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसकी साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर लाइन की मैं बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू अभी आपने लिखी थी, उसी वैल्यू को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर
आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं, या इसकी शॉर्ट छोटी वाली वैल्यू जो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में थी वो भी लिख सकते हैं। मैं कोसाइन वैल्यू यूज़ करूँगा, L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 होल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू एंड होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1, ये जो 1 है अगर इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर मैं इस 1 को शिफ्ट कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। मेरे पास L1 L2 है इसलिए मैं इनको L नाम दे रहा हूँ, और इसी को मैं लिख सकता हूँ L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, ये 1 1 माइनस है ना, माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर। अब अगर इसे आप ओपन करें तो ये L1 इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, L1 L2 स्क्वायर, L1 M2 स्क्वायर, L1 N2 स्क्वायर, M1 L2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, और इनका सभी का मल्टीप्लाई इधर, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो हमारे पास एक लैग्रांजे आइडेंटिटी बन जाएगी। लैग्रांजे सर्व समीका बनेगी। ये हमारे पास लैग्रांजे आइडेंटिटी बनेगी, है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो लैग्रांजे आइडेंटिटी अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। यहाँ से सीधा मैं यहाँ पर लैग्रांजे आइडेंटिटी से पहुँचा हूँ, लैग्रांजे सर्व समीका से। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 है तो उस केस में साइन 0 0 होगा, और अगर साइन 0 0 है तो ये सब मिलाकर ये सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको अगर ए स्क्वायर लें या इसको कोई भी एक नंबर मान लीजिए, जैसे लिखा हुआ है सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर एंड साइन 0 0, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर है, और तीनों मिला के अगर 0 आ रहा है तो ऐसा केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये भी 0 हो, एक्स भी 0 हो, वाई भी 0 हो और जेड भी 0 हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 हो। इट्स मीन L1 M2 माइनस L2 M1 ये भी 0 हो, M1 N2 माइनस M2 N1 ये भी 0 हो, और N1 L2 माइनस N2 L1 ये भी 0 हो, है ना। नोट कीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे आगे बढ़ाऊँ यहाँ से। अगर ये सब 0 हैं तो आप पाएंगे कि आपको कुछ वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो गई हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2। आप यहाँ से लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। उसी प्रकार आप यहाँ से लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा L1 L2 M1 M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। आप इसका मतलब है कि जब भी दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके बीच का एंगल 0, उसे आप लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, या फिर डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में बताना है तो इसे हम लिखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ये दोनों लाइनों के पैरेलल होने की कंडीशन होती है, दोनों लाइनों के समांतर पैरेलल होने की। तो किसी भी लाइन की, दो लाइनों की परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर कंडीशन फॉर टू लाइन, वो होगी हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 एंड 0।
बहुत काम आएगी, नोट कीजिएगा ऐसे। नंबर 1 कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंडीशन फॉर टू लाइन, L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2, N1 अपॉन N2, या फिर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। नोट कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पर, किसी भी एक लाइन का दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा। और अभी तक के हम पहले वीडियो दूसरे वीडियो में जितना कुछ पढ़े हैं उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनडीए एग्जाम में आए हुए। ठीक है, ठीक है। तो आज मैंने आपको दो लाइनों के बीच में एंगल के बारे में जानकारी दी और उनके परपेंडिकुलर कंडीशन और पैरेलल कंडीशन के बारे में बात की है। वीडियो मैं छोटा ही रख रहा हूँ ताकि आप लोग मोबाइल के ज़्यादा एडिक्ट ना हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोजेक्शन की, लाइन किसी भी लाइन का दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए जब तक, और प्रोजेक्शन के साथ साथ अपन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए।